सो लास्ट क्लास में हमने एक्सेलेरेशन देखा था, इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन, एवरेज एक्सेलेरेशन, यहाँ तक हो गया। ठीक है ना? यहाँ तक सबको समझ में आया था। इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन निकलता है डीवी बाई डी से, एवरेज एक्सेलेरेशन निकलता है बी फाइनल माइनस बी इनिशियल अपॉन टाइम। दोनों टाइप के क्वेश्चन हमने किए थे, है ना? डीवी बाई डी होता है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, समझ में आया? है ना? तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर हमें गिवन है तो उसके स्लोप से भी हम एक्सेलेरेशन निकाल सकते हैं। अब देखो एक्सेलेरेशन को हम दो टाइप्स में और डिवाइड करते हैं। जो एक्सेलरेशन है इसको दो टाइप में और डिवाइड करते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दोनों टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। पहले हम देखते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मीनिंग ये होता है कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इसका मीनिंग क्या होगा? जैसे मैंने बोला एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि पार्टिकल की वेलोसिटी एवरी सेकंड 5 से बढ़ रही है। समझ में आया क्या? हर हर एक सेकंड में वेलोसिटी कितने से बढ़ रही है? 5 से, फिक्स है, कांस्टेंट है। जैसे अभी 0 है, 1 सेकंड बाद 5 हो जाएगी, 2 सेकंड के बाद 10 हो जाएगी, 3 सेकंड के बाद 15 हो जाएगी। हर एवरी सेकंड कितने से बढ़ रही है? 5 से। तो यूनिफॉर्मली बढ़ रही है ना, कि नॉन यूनिफॉर्मली बढ़ रही है? जैसे मैं आपसे बोलूं आप अपनी वेलोसिटी को हर सेकंड 5 से ही बढ़ाना है, तो आप हर सेकंड 5 से ही बढ़ा रहे हो, तो ऐसे एक्सेलेरेशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। समझ में आया? या फिर जैसे -5 है, एक्सेलेरेशन -5 है, उसको बोलते हैं रिटार्डेशन। तो अगर एक्सेलेरेशन -5 है, ये भी कांस्टेंट हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ? आप एवरी सेकंड एक्सेलेरेशन को 5 से कम कर रहे हो। समझ में आया? सॉरी, वेलोसिटी को 5 से कम कर रहे हो। इक्वल टू -5 का मतलब क्या? एक्सेलेरेशन -5 है, मतलब ये भी हुआ यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर नेगेटिव है यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन मींस आप एवरी सेकंड अपनी वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहे हो। समझ में आया क्या? जैसे एक्सेलेरेशन -5 है मान लो, तो मतलब आप एवरी सेकंड वेलोसिटी को 5 से डिक्रीज कर रहे हो। आया समझ में? +5 है मतलब एवरी सेकंड आप वेलोसिटी को 5 से इंक्रीज कर रहे हो। तो यूनिफॉर्मली इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हो तो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन होता है। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज और डिक्रीज होती है तो ऐसे एक्सेलेरेशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, और ऐसे मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। बोलो, समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड व्हाट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन? समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है? एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ठीक है, तो इसमें हम बोल देते हैं एक्सेलरेशन जो होता है इस तरह के एक्सेलरेशन में वो कांस्टेंट होता है, और इसमें क्या होता है? वेरिएबल होता है। शीट 2 पीस का ही था। ठीक है, मुझे याद इसमें क्या होता है? है। म्यूट हो जाओ। सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन वेरिएबल होता है। वेरिएबल मींस जैसे कभी +5 है, कभी +2 है, कभी +10 है, चेंज हो रहा है एक्सेलरेशन, है ना? जैसे शुरू में +5 था तो वेलोसिटी 5 से बढ़ रही थी, फिर +2 हो गया तो वेलोसिटी 2 से बढ़ने लग गई। मतलब कभी आप एकदम से वेलोसिटी बढ़ा देते हो, कभी नहीं बढ़ाते हो, कभी कम कर देते हो। तो ऐसे एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं? वेरिएबल एक्सेलरेशन। समझ में आया? आया समझ में? हाँ। तो अब दोनों तरह के क्वेश्चन आते हैं हमारे सिलेबस में। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो इसके लिए हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चन आए तो हम क्या यूज करेंगे? इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करेंगे, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है। और अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चन आए, कैसे पता लगाओगे एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? वो भी बता देता हूं। देखो, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म लिखा हुआ है फिर तो पता लग ही जाएगा। या फिर एक्सेलरेशन लिखा हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर एग्जांपल, या एक्सेलरेशन लिखा हुआ है -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये सब किसके एग्जांपल है? ये सब काई के एग्जांपल है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के है कि नहीं, बताओ? यस सर। समझ में आया? और अगर क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है कि a इज इक्वल टू
3t, तो टाइम के साथ चेंज हो रहा है ना एक्सेलेरेशन। Yes, sir. या फिर ऐसे लिखा हुआ है a इज इक्वल टू 2s स्क्वायर या फिर 2√s, तो डिस्प्लेसमेंट के साथ एक्सेलेरेशन चेंज हो रहा है, तो एक्सेलेरेशन वेरिएबल हुआ ना। Yes, sir. देखो टाइम कभी रुकता नहीं, टाइम चेंज होगा एक्सेलेरेशन भी चेंज होगा। डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल मूव कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होगा, एक्सेलेरेशन भी चेंज होगा कि नहीं होगा, तो वेरिएबल हुआ ना एक्सेलेरेशन, आया समझ में। या फिर ऐसा हो एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर, तो पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलेरेशन भी चेंज होगा, तो वेरिएबल एक्सेलेरेशन हुआ है भी। समझ में आया? हाँ, तो Yes, क्वेश्चन में sir. अगर इस तरह से लिखा Yes, हुआ है sir. तो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है, और अगर ऐसा कुछ गिवन है तो वो वेरिएबल एक्सेलेरेशन है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है। तो हम दोनों टाइप के क्वेश्चन करेंगे, आया समझ में। अभी से बता देता हूँ, Yes. अगर ऐसा आया नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन आया तो इसके लिए हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन मेथड। कौन सा मेथड? Integration. इंटीग्रेशन मेथड। समझ में आया क्या? जैसे थोड़ा सा आइडिया भी बता देता हूँ, एक्सेलेरेशन को लिख देंगे dv बाई dt, फिर यहाँ पर एक्सेलेरेशन को v, जैसे मान लो एक्सेलेरेशन है v स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे v स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे dv बाई dt, तो उधर dt चला जाएगा, इधर dv बाई v स्क्वायर हो जाएगा, फिर ऐसे इंटीग्रेशन कर देंगे। समझ में आया? तो v आ जाएगा, आया समझ में? Yes, sir. इस तरह से हम करेंगे, कब? जब एक्सेलेरेशन किसी भी फंक्शन, वेलोसिटी का फंक्शन हो, टाइम का फंक्शन हो, डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन हो। मान लो एक्सेलेरेशन डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है तो इसको लिख देंगे v dv बाई ds, फिर इंटीग्रेशन कर देंगे, dv को एक तरफ ds को एक तरफ। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो इंटीग्रेशन मेथड कब लगाते हैं? जब एक्सेलेरेशन का क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म होगा। समझ में आया? और अगर एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म है तो इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करेंगे। तो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? Equation of motion. इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है? बोलो बताओ, व्हाट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन? Velocity remains constant. नो, वो तो एक्सेलेरेशन ही जीरो हो गया। इफ द वेलोसिटी ऑफ द, अगर वेलोसिटी, हाँ बोलो नयारिका। velocity will increase by the same amount every time. हाँ, नॉट कैन इंक्रीज, कैन डिक्रीज ऑल्सो। समझ में आया? इन इक्वल अमाउंट इन एवरी इक्वल ऑफ टाइम। चलो डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। इफ ए पार्टिकल चेंजेस, चेंज में दोनों चीज आता है, इंक्रीज और डिक्रीज, इट्स वेलोसिटी इन इक्वल अमाउंट्स। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा तो एक्सेलेरेशन ही जीरो हो जाएगा, फिर वो एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, वो यूनिफॉर्म मोशन है। एक्सेलरेटेड मोशन दो टाइप का होता है, या तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन या नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। समझ में आया? अगर पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन नहीं कर रहा है, कब नहीं कर रहा है? जब वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वो यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, उसको हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन नहीं बोलेंगे। समझ में आया Yes, sir. हितांशी? हाँ ठीक है। सो इफ ए पार्टिकल changes its velocity in equal amounts, equal interval of time, in equal interval of time। समझ में आया? समझ में? If a particle changes its velocity in equal amounts in equal interval of time, then its motion is called as uniformly accelerated motion। बोलो समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब इसकी इक्वेशंस ऑफ मोशन हम डिराइव करेंगे। उसके लिए मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए, वो याद होना चाहिए। एक तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, a इज इक्वल टू dv बाई dt, एक a इज इक्वल टू v dv बाई ds,
एक v इज इक्वल टू ds/dt। ये फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए। समझ में आया? Yes, sir. लिखो, यहाँ तक लिखो, फिर मैं नेक्स्ट पेज में डेरिवेशन कराता हूँ। तीनों फॉर्मूले याद है ना? एक्सेलरेशन के 2 फॉर्मूले और वेलोसिटी का एक फॉर्मूला, इन्हीं से डेरिवेशन कर लेंगे हम। ठीक है, ओके। अब वैसे तो टोटल 3 इक्वेशंस होती है, उसके अलावा 2 इक्वेशंस और होती है। समझ में आया? तो पहले फर्स्ट 3 इक्वेशंस डिराइव करते हैं। सो हम डिराइव करेंगे सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन। इक्वेशन डिराइव करने से पहले एक कंडीशन लेते हैं कि मान लो एक पार्टिकल है, ये मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे इस डायरेक्शन में चल रहा है, u इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, मान लो आफ्टर सम टाइम इसकी वेलोसिटी हो गई यूनिफॉर्मली, कैसे बढ़ी है, u से v हो गई। आफ्टर सम टाइम Yes. तो एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू u है, फाइनल वेलोसिटी v हो गई, टाइम टेकन t है। ठीक है, और मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन है, वो है a। समझ में आया क्या? एक्सेलरेशन क्या है? a, और ये कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये एक्सेलरेटेड है। ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म है। हमारी सिचुएशन में एक्सेलरेशन क्या है? यूनिफॉर्म है, मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी u से v यूनिफॉर्मली बढ़ी है या यूनिफॉर्मली कम हुई है। समझ में आया? और लेट से यहां तक इसने डिस्प्लेसमेंट s ट्रेवल किया है। समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया है? Yes. s। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ लिख देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट इसने जो ट्रेवल किया है t टाइम में, वो s। ठीक है, तो अब हम 1 बाय 1 तीनों इक्वेशन डिराइव करेंगे। फर्स्ट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे फर्स्ट के लिए। ठीक है, सेकंड के लिए ये वाला करेंगे और थर्ड के लिए ये वाला करेंगे। याद रखना है आपको। ठीक है, हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होता है? dv/dt ये होता है ना? आया समझ में? Yes, sir. आवाज आ रही सबको? तो Yes, sir. dv Yes, इज sir. इक्वल टू हो जाएगा a dt। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करो। अब मुझे बताओ, a तो कांस्टेंट है ना? a तो कांस्टेंट है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो कांस्टेंट तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। इंटीग्रेशन होगा dt का, तो लिमिट लगाएंगे dt की, टाइम की लिमिट। यहाँ पर ये t इक्वल टू 0 था और यहाँ पर t इक्वल टू t हो गया, तो टाइम कहाँ से कहाँ तक बढ़ रहा है? 0 से t तक। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितनी थी? u। इधर लगेगी वेलोसिटी की यूनिट। समझ में आया क्या? Yes, sir. इधर किसकी यूनिट लगेगी? वेलोसिटी की, u। और फाइनल t इक्वल टू t पर फाइनल वेलोसिटी हो गई v। बोलो समझ में आया? Yes, sir. आया समझ में? अब देखो Yes, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसलिए ये एक्सेलरेशन बाहर आ जाएगा। dt का इंटीग्रेशन होता है t, लिमिट लगेगी 0 से t। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता तो एक्सेलरेशन बाहर नहीं आता। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अगर एक्सेलरेशन होता t का फंक्शन, जैसे मान लो एक्सेलरेशन होता t, 2t होता मान लो, तो यहाँ पर फिर हम उसको 2t लिखते हैं, तो फिर ये हो जाता t²/2 × 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाता, 0 से t लिमिट लगाते। समझ में आया क्या? ऐसा कुछ करते फिर। आया समझ में? बट अभी क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है। आया समझ में? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो उसको बाहर ले लो, dt का इंटीग्रेशन होगा t, लिमिट लगेगी 0 से t तक।
आया समझ में? Yes, sir. आया समझ में? ठीक है। और इधर डीवी का इंटीग्रेशन, डीवी का इंटीग्रेशन क्या होगा? v, लिमिट लगेगी u से v तक। बोलो समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. आया सबको समझ में? Yes, sir. अब u से v लिमिट लगाएंगे तो v की जगह v रखेंगे v, माइनस v की जगह u रखेंगे v माइनस u, और इधर a, t पर 0 से t लिमिट लगाएंगे तो at आ जाएगा। तो v इज इक्वल टू u प्लस at आया। यही फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। समझ में आया क्या? v इज इक्वल टू u प्लस at। आया समझ में? Yes, sir. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसका प्रूफ आपके स्कूल के कॉलेज के एग्जाम में भी आ सकता है। समझ में आया? लिखो इसको, v इज इक्वल टू u प्लस at। So next is second equation of motion. सेकंड इक्वेशन के लिए हम यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला, v इज इक्वल टू ds बाई dt। वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। पता है ना सबको? हाँ Yes, sir. हाँ। Yes. तो ये वाला फॉर्मूला Yes, यूज sir. करेंगे तो dt को उधर ले जाएंगे तो ds, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा v dt। बोलो समझ में आया? Yes, sir. है ना? Yes, sir. अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे। v की वैल्यू क्या आई थी? हमने अभी निकाला था ये u प्लस at, है ना? v की वैल्यू u प्लस at यहाँ पुट कर सकते हैं क्या? तो ds इज इक्वल टू u प्लस at इंटू dt। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। इंटीग्रेशन करेंगे तो लिमिट लगाएंगे, इधर टाइम की लिमिट लगेगी तो t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t तक। इधर डिस्प्लेसमेंट 0 था, फाइनली s हो गया। समझ में आया क्या? Yes, sir. आया Yes, समझ sir. में? हाँ। तो ds का इंटीग्रेशन होगा s, लिमिट 0 से s तक लगेगी तो s ही आएगा आंसर। आया समझ में? आया समझ में? Yes, sir. हाँ। अब u का इंटीग्रेशन करेंगे t dt के साथ, तो u तो कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u तो u ही रहेगी। तो u और v कांस्टेंट है तो u का हो जाएगा इंटीग्रेशन ut। समझ में आया? प्लस Yes. at का हो जाएगा at स्क्वायर बाई 2, और लिमिट लगाएंगे 0 से t। तो t पुट करेंगे t की जगह तो वही आएगा, और 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो क्या आएगा फाइनली? s इज इक्वल टू, जब हम लिमिट लगा देंगे तो फाइनली आंसर क्या आएगा? ut प्लस at स्क्वायर बाई 2। इसको मैं लिख दूं ऐसे, हाफ at स्क्वायर। Yes, sir. ये हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। समझ में आया? Yes, sir. Sir, can आपने you पढ़ा please होगा पहले भी, है ना? 9th क्लास में भी पढ़ा होगा आपने इक्वेशन। Yes, sir. Yes, sir. देन थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन के लिए हम एक्सेलेरेशन वाला जो दूसरा फॉर्मूला था v dv by ds, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना? वी नो दैट एक्सेलेरेशन ऑफ एनी पार्टिकल व्हिच इज अ फंक्शन ऑफ whose having velocity as a function of displacement, उसको हम एक्सेलेरेशन कैसे लिखते हैं? v dv by ds। समझ में आया क्या? है ना? Yes. बट यहाँ पर तो एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलेरेशन किसी का फंक्शन नहीं है। समझ में आया? तो वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। आएगा समझ में? Yes, sir. हाँ। Yes. तो ds को उधर ले जाओ तो v dv इज इक्वल टू a ds हो जाएगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. अब इंटीग्रेशन करो तो इधर v की लिमिट लगेगी u से v, और इधर s की लिमिट लगेगी 0 से s। समझ में आया? हाँ। Yes. तो Yes. इधर v का इंटीग्रेशन होगा v स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगेगी u से v, इधर a कांस्टेंट है, ds का इंटीग्रेशन होगा s, लिमिट लगेगी 0 से s, तो s ही आएगा वो तो। समझ में आया? इधर v और u पुट करेंगे तो ये आएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू as। समझ में आया? Yes, sir. तो 2 इधर ले जाएंगे हम, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। समझ में आया? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। Yes, sir. लिखो,
सो वैसे तो ये 3 इक्वेशन से काम हो जाता है, बट कभी कभी 4th इक्वेशन नाम देता हूँ मैं इसको, वो भी काम में आ जाती है। ठीक है, 4th इक्वेशन देखो, हमने देखा था एस इज इक्वल टू सेकंड इक्वेशन ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन है ना। ठीक है, अब ए की देखो, और फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ से अगर मैं a निकालूं तो क्या बनेगा, v माइनस यू अपॉन टी, ये बनेगा ना a, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं ये a की वैल्यू यहाँ पुट करूं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ v माइनस यू अपॉन टी इंटू टी स्क्वायर, एक t से एक t कैंसिल, तो क्या बनेगा देखना, यू टी प्लस हाफ वी टी माइनस हाफ यू टी, ये बनेगा। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अब यूटी में से हाफ यूटी गया तो हाफ यूटी बच जाएगा फिर से, प्लस हाफ वीटी, तो 1/2 टी कॉमन आ जाएगा इसमें से और 2 एलसीएम आ जाएगा, तो क्या बचेगा, एस इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी, ये बचेगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. आया समझ में? हाँ हाँ, या तो आप ये डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, या फिर यहाँ से हम एक और चीज निकाल सकते हैं। देखो, हमें पता है, देखो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है, ये होता है ना। Yes, यहाँ sir. पर टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, s, और टोटल टाइम कितना है, t, तो s बाई टी करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी आएगा। u और v तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी है। अगर मैं s बाई टी निकालूं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो क्या आएगा, एवरेज वेलोसिटी। तो यहां से मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या बनेगा, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम बनेगा। समझ में आया क्या? हाँ, Yes, sir. अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को, इसको और इसको कंपेयर करूं, तो एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला है मेरे पास, u प्लस वी बाई टू। समझ में आया क्या? हाँ, Yes, sir. Yes. बट ये कब यूज कर सकते हो आप, ये वाला फॉर्मूला, मतलब इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2 इज एवरेज वेलोसिटी, ये हमेशा थोड़ा ना यूज कर सकते। बताओ कब यूज कर सकते हैं? जब एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म, जब एक्सेलेरेशन क्या हो, यहाँ पर ये एक्सेलेरेशन क्या था, यूनिफॉर्म, व्हेन ए इक्वल टू कांस्टेंट हो, यूनिफॉर्म हो, तभी आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, हमेशा नहीं कर सकते। समझ में आया क्या? हाँ, Yes, आया sir. समझ में? जब पार्टिकल ने अपनी वेलोसिटी u से v यूनिफॉर्मली चेंज की है, तब उसका एवरेज u प्लस वी बाई टू आता है। अगर नॉन यूनिफॉर्मली चेंज की है तो एवरेज कुछ और आएगा फिर। समझ में आया? आया समझ में? Yes. हाँ, लिख। सो फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकंड क्या होती है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टी स्क्वायर होता है, ठीक है, याद रखना। और थर्ड होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहाँ पर u v a t s, इन सबका क्या मीनिंग है, सबको पता है? समझ में आया? Yes, sir. है ना? हाँ, u इनिशियल वेलोसिटी होती है, v फाइनल वेलोसिटी होती है आफ्टर t टाइम, s होता है डिस्प्लेसमेंट, a होता है एक्सेलेरेशन विच इज यूनिफॉर्म। समझ में आया? ठीक है, Yes, sir. ओके। सो क्वेश्चन करते हैं अब इस पे। ये इक्वेशंस हम कब लगा सकते हैं, जब हमें क्वेश्चन में देख के देखना है सबसे पहले एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म है या नहीं है। समझ में आया? तभी ये इक्वेशंस लगा सकते हैं, अदरवाइज फॉर्मूला लगाना है। कौन से फॉर्मूले? ये तीनों फॉर्मूले जहां से हमने डेरिवेशन किया, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, और इंटीग्रेट कर दो, उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन मेथड। वो वाले क्वेश्चन बाद में करेंगे। समझ में आया क्या? Yes, sir. है ना? Yes. क्योंकि इन इक्वेशंस में ए की, ए हमेशा हमने क्या माना है इस इक्वेशन में, ए यहाँ पर Constant. या फिर यहाँ पर, हमेशा हमने क्या लिया है, एक्सेलेरेशन क्या है, यूनिफॉर्म। समझ में आया क्या? हाँ Yes. Yes, sir. हाँ। सो एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे मान लो ये एक ट्रेन है,
इसको एक ये ब्रिज से पास होना है। ये ब्रिज से पास होना है इसको, ठीक है। ये जो ब्रिज है इस ट्रेन की लेंथ तो है इसकी वेलोसिटी इज गिवन है हमें यहाँ पर। इसकी वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी व्हेन, जब ये ट्रेन है ना, पूरा लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं मैं, जब ये ट्रेन इस ब्रिज पर एंटर कर रही थी तब इसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड और इसमें एक्सेलरेशन था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। कितना था? तो बताओ एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है या नहीं है? समझ में आया? Yes. और इस ट्रेन की लेंथ ले लेते हैं 125 मीटर और इस ब्रिज की लेंथ ले लेते हैं 250 मीटर। हमसे पूछा फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस द ब्रिज। फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस द ब्रिज। बताओ कितना टाइम लगेगा इस ट्रेन को ये ब्रिज क्रॉस करने में? चलो देखो सब लोग, देखो सबसे पहले क्वेश्चन आते ही हमें क्या गिवन है वो देखना है। एक्सेलरेशन कितना है वो लिख लो सबसे पहले, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये ब्रिज पर ट्रेन कांस्टेंट स्पीड से चल रही है या, क्योंकि एक्सेलरेशन है तो स्पीड तो कांस्टेंट होगी नहीं, है ना। तो आप टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड या डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड से टाइम नहीं निकाल सकते। अगर कांस्टेंट होती तो निकाल लेते। समझ में आया क्या? हाँ हाँ। तो इनिशियल वेलोसिटी गिवन है हमें, तो इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, जब वो एंटर कर रही थी। फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता, हमें डिस्प्लेसमेंट पता है। बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है? ब्रिज को क्रॉस करने में ट्रेन को कितना चलना पड़ेगा टू क्रॉस द ब्रिज? हाँ कितना? 75। 250 भी आंसर आया था पहले। देखो 250 अगर ट्रेन चलेगी तो ट्रेन यहीं पहुंच पाएगी। फिर तो ट्रेन का सिर्फ ड्राइवर या इंजन, अभी भी ट्रेन ब्रिज पर ही है, पूरा क्रॉस करना है उसको, तो ब्रिज की लेंथ प्लस, मतलब ट्रेन ऐसे होनी चाहिए, इधर आनी चाहिए ट्रेन। समझ में आया क्या? यस। तो कितना चलना पड़ेगा? ब्रिज की लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ दोनों ऐड होगा। समझ में आया क्या? सबको समझ में आई ये चीज? हाँ। Yes. टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेन को sir. कितना चलना? ट्रेन छोटी सी थोड़ना है, पार्टिकल थोड़ना है कि 250 मीटर चला और पूरा निकल गया। ट्रेन तो बहुत लंबी है, तो ट्रेन का ड्राइवर ये थोड़ा ना सोचेगा कि सिर्फ मैं निकल जाऊं तो ट्रेन क्रॉस हो गई। ट्रेन के ड्राइवर को पता है पूरी ट्रेन को भी निकालना है। समझ में आया? हाँ। जब प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आती है तो सिर्फ ड्राइवर आता है तभी थोड़ा ना रुक जाती है, जब तक पूरी ट्रेन आगे तक नहीं चलती प्लेटफॉर्म पे तब तक नहीं रुकती। समझ में आया क्या? Yes. हाँ हाँ। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 250 प्लस 125 कितना आया? 375 मीटर। आया समझ में? हाँ। Yes. और हमें sir. टाइम बताना है। बताओ ये चारों चीजें कौन सी इक्वेशन में आती है? SUAT सेकंड में आती है, Yes. तो सेकंड इक्वेशन यूज कर लेंगे। S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S कितना है? 375। U कितना है? 10। T मुझे बताना है, प्लस हाफ इंटू A कितना है? 2 इंटू T स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, तो T स्क्वायर प्लस
10t, 375 इधर आएगा तो -375 इक्वल टू 0। ये आई इक्वेशन। अब इसमें t की वैल्यू निकालनी है। बोलो सबको आती है क्या निकालना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना? Yes. Yes. इसके आगे क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन आता है सबको करना, फैक्टर निकालना इसके। Yes. वो दो नंबर बताओ जिनका एडिशन 10 आता है और जिनका मल्टीप्लिकेशन 375 आता है। माइनस में 375 आता है, बताओ। ऐसे दो नंबर बताओ जिनका एडिशन तो 10 आएगा और जिनका मल्टीप्लिकेशन माइनस में 375 आएगा। मिला नंबर किसी को? 25 and -15. हाँ, देखो इस 10t को मैं 25t -15t लिख सकता हूँ क्या? बोलो कोई फर्क पड़ेगा क्या? No. ये 10t तो है, समझ में आया? हाँ, Yes. Yes, sir. 25 इंटू -15 करोगे तो -375 ही आएगा। आया समझ में? तो ये फैक्टर निकले इसके। अगर फैक्टर ना निकले तो एक और फॉर्मूला है, वो आता है कि नहीं आता है? Yes, sir. अगर फैक्टर आपसे नहीं निकल रहा है तो -b + -b² - 4ac/2a, ठीक है? उस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। तो इसमें से t कॉमन आएगा तो t प्लस इसमें से, तो क्या बचेगा? t + 25। इसमें से -15 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? t + 25 इधर भी बच जाएगा। समझ में आया? अब इन Yes. दोनों में से t + 25 कॉमन ले लो तो इधर इसमें क्या बचेगा? t - 15 इक्वल टू 0। तो t की दो वैल्यू आई, या तो 15 आएगी t = 15 या फिर t = -25। समझ में आया क्या? बोलो कौन सा सही आंसर है? T equal to 15. T equal to 15. हाँ, माइनस में टाइम तो हो ही नहीं सकता, तो 15 सेकंड लगेंगे क्रॉस करने में। समझ में आया? Yes. Yes. Yes, sir. आया समझ में? लिख लो। लिख लिया? Yes, sir. एक और क्वेश्चन करते हैं। A car moving with uniform acceleration। देखो क्वेश्चन में लिख दिया है पहले ही। ये लिखने से आप क्या समझोगे कि इस क्वेश्चन में हम इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज कर पाएंगे? समझ जाओगे कि नहीं समझोगे? Yes. है ना? sir. A car moving with uniform acceleration crosses point A with speed v1 and another point B with speed v2. Find the speed of car at the midpoint of A and B। कहां पर हमें स्पीड बतानी है? जब एक कार A से निकली तो V1 से निकली, B से निकली तो V2 से निकली, तो जब A और B के बीच में थी वो एकदम, तब उसकी स्पीड कितनी थी हमें बताना है। समझ में आया? Yes. बताओ। क्या आंसर आया? Root of AS plus V1 squared. एस तो गिवन ही नहीं है, लेकिन तो जो गिवन नहीं है उसमें आंसर नहीं आना चाहिए। एस तो गिवन ही नहीं है ना, एक्सेलेरेशन गिवन है। No, sir, I've only substituted, like I've taken the uniform acceleration as A, I have taken A to B as, that is the displacement as S. So for midpoint, it will be half S. V1 यस, will बट उसको आपको रिमूव करना पड़ेगा किसी ना किसी और इक्वेशन से, क्योंकि वो आपने लिया है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। क्वेश्चन में V1 और V2 गिवन है, तो स्पीड भी V1 और V2 की टर्म्स में आना चाहिए। Okay. समझ में आया? Yes, sir.
देखो चलो इधर, जैसे पार्टिकल मान लो इस लाइन पर चल रहा है, इस पाथ पर चल रहा है, ठीक है, ये पार्टिकल है। जब ये ए से निकला तब इसकी स्पीड थी v1 ए पर। जब ये बी से निकला, ये बी पॉइंट, तब इसकी स्पीड थी v2। तो इनके मिड पॉइंट पर मान लो सी पॉइंट है, इसकी स्पीड मान लेते हैं v है, ये v मुझे बताना है। समझ में आया क्या, है ना? अब उसके लिए मुझे क्या क्या मानना पड़ेगा, क्योंकि मिड पॉइंट है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगी, होगी कि नहीं होगी, है ना? और क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है यूनिफॉर्मली, तो मैं एक्सेलेरेशन भी मान लेता हूं इस तरफ a है इसका। समझ में आया क्या, आया समझ में? अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलती है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये बोलती है ना, v होती है फाइनल वेलोसिटी a और u होती है इनिशियल वेलोसिटी, a होता है एक्सेलेरेशन, s होता है डिस्प्लेसमेंट। तो अगर ये इक्वेशन में फ्रॉम a टू b लगाऊं, कहां से, पहले देखो फ्रॉम a टू c लगाऊं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो c पर फाइनल वेलोसिटी क्या है v, माइनस a पर इनिशियल वेलोसिटी क्या है v1 स्क्वायर। समझ में आया क्या, बोलो? इज इक्वल टू 2 एक्सेलेरेशन a है और डिस्प्लेसमेंट a से। तो यहां से आंसर नहीं देना है, अब c से b भी लगाओ, फ्रॉम c टू b, c टू b अगर आप इक्वेशन लगाओगे तो अब b इज द फाइनल पॉइंट, c इज द इनिशियल पॉइंट। समझ में आया क्या? यस सर। एक्सेलेरेशन और डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो फाइनल वेलोसिटी कितना है v2, तो v की जगह क्या लिख दोगे आप, v2 स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है v1 c पर, सॉरी v, तो क्या लिख दोगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलेरेशन a इंटू डिस्प्लेसमेंट s। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन 2। बोलो समझ में आया क्या? यस हाँ, सर। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड 2, देखो RHS इक्वल टू RHS है तो LHS इक्वल टू LHS भी होगा, होगा कि नहीं होगा? यस सर। हाँ, दोनों का RHS सेम है तो LHS भी सेम होगा ना, तो क्या लिखूंगा मैं, v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ये वाला इज इक्वल टू ये वाला। समझ में आया? v2 स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, अब इधर लिखता हूँ, तो ये v स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा 2v स्क्वायर, और ये v1 स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, v1 स्क्वायर प्लस का हो जाएगा प्लस v2 स्क्वायर। तो v स्क्वायर क्या हो जाएगा, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाई 2। तो v का आंसर क्या आएगा? समझ में आया? ये आंसर आया सबको समझ में? यस Yes, सर। sir. लिख। सर एक डाउट था। हाँ पूछो। सर हम जब v ढूंढ रहे हैं तो देन why can't we use like a to c का ही हम लोग रीअरेंज करके यूज क्यों नहीं कर सकते? ए टू सी में कैसे निकालेंगे? एक इक्वेशन बनेगी ए टू सी में, एक इक्वेशन में आप कैसे सोल्व कर लोगे? नहीं मतलब उसे रीअरेंज करके v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as प्लस v1 स्क्वायर, तो फिर हाँ तो हाँ दोनों फिर साइड उसके बाद तो फिर दोनों साइड रूट कर देंगे, सो v इज इक्वल टू रूट हाँ। ऑफ 2as प्लस v1 स्क्वायर। तो फिर why can't we do that? Why do we have to remove two equations? तो वो आंसर गलत है क्योंकि आपका, नहीं मतलब सर how will we know that we are remove like wrong answer है, मतलब why are we taking क्योंकि ये two? क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है ना ए और एस, तो जो चीज गिवन नहीं है वो आप कैसे, आप ये तो आपने माना है। ओके सर। क्वेश्चन में v1 v2 गिवन है तो आंसर भी v1 v2 की टर्म्स में आएगा। ओके सर। एक्सेलेरेशन गिवन नहीं है तो आप जो चीज गिवन नहीं है वो आंसर में कैसे दे सकते हो? समझ में आया? ऐसे तो हम कोई भी आंसर निकाल सकते हैं कुछ भी मान के। तो जो भी हम अज्यूम करते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए वो आंसर में नहीं आना चाहिए। समझ में आया? यस सर। हाँ, अगर ऐसे ही होता तो फिर अगर क्वेश्चन में गिवन होता ए और एस तो फिर हम यहाँ ए और एस की वैल्यू पुट करते फिर आंसर आता, बट क्वेश्चन में ए और एस गिवन ही नहीं है ना, वो तो हमने माना है।
Okay, sir. हमें थोड़ा ना पता एस कितना है, हमें नहीं पता ए कितना है, समझ में आया? Yes, sir. हाँ, इसलिए सो द आंसर इज दिस। इसमें देखो कहीं पे भी ए और एस आ रहा है क्या? No, sir. हाँ, तो हमने क्या किया, सी इज द मिड पॉइंट, तो ए से सी और सी से बी की डिस्प्लेसमेंट सेम है एस, और एक्सेलेरेशन पूरा ए से लेके बी तक यूनिफॉर्म है। तो हमने ए से सी इक्वेशन लगाई, एक इक्वेशन मिली, फिर सी से भी इक्वेशन लगाई, थर्ड इक्वेशन, दो इक्वेशन मिली, दोनों को कंपेयर किया, आंसर निकाला। समझ में आया? 2as एलिमिनेट हो गया। आया समझ में? Yes, sir. लिख लो।